इकोनॉमी का पहला टॉपिक पढ़ना है ना मेरा भाई, मालूम है अभी टेंशन आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है और कम टाइम में पढ़ना है, रिवाइज करना है, एग्जाम में जाके पेपर भी लिखना है। टेंशन मत ले तेरा भाई, इकोनॉमिक के हर एक कंसेप्ट का एक चैप्टर तुझे पढ़ाएगा। वैसे तो तुझे मालूम है क्या टोटल इकोनॉमिक्स के अंदर कितने टॉपिक है, ईच एंड एवरी टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आता है, मालूम है क्या? नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, एग्जाम मतलब एग्जाम का पेपर पैटर्न मालूम है, बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न वो भी नहीं मालूम? कोई बात नहीं, तेरे भाई ने उसके ऊपर वीडियो बना के रखा है, तू जाके चेक कर ले, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं तुझे पहला टॉपिक कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के अंदर कितने कंसेप्ट है मालूम है? 5 ही कंसेप्ट है। 5 कंसेप्ट में पूरा टॉपिक हो जाएगा और एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा। वैसे तो इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा कि ये जो टॉपिक में नाम दिया गया है ना, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक, इसका मतलब क्या है, माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक की हिस्ट्री क्या है और माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है। बस ये 3 कंसेप्ट कवर करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक नहीं खत्म किया है, इसके लिए अलग वीडियो बना के रखे। अब ये जो 5 कंसेप्ट है, कौन सा देख, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हिस्ट्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर, फिर मैक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर, और लास्ट में 5वां क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बस ये 5 कंसेप्ट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं खा रहा हूं, चल फटाफट हम लोग समझ लेते कि ये जो चैप्टर नंबर 1 है कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक का इंट्रोडक्शन। सिंपल है, ये माइक्रो इकोनॉमिक और ये माइक्रो इकोनॉमिक है क्या, ये है ब्रांचेस। किसके ब्रांचेस? इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस। अब इकोनॉमिक्स का मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम ना। इकोनॉमिक्स मतलब एक चॉइस होती है कि जब भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग हमारे अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से सेटिस्फाइड करके चॉइस करते हैं, सेटिस्फाइड करने के लिए चॉइस करते हैं, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब बहुत सारा इकोनॉमिक्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें होता है। अब उसको स्टडी करने के लिए ना 2 ब्रांचेस बनाए गए, एक ब्रांच बनी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी ब्रांच बनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी ये जो 2 ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स को स्टडी करने वाली, ये एक्चुअल में स्टडी क्या करती है मेरे भाई? देख, इकोनॉमिक्स की ये जो माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच है ना, वो क्या स्टडी करती है कि भाई इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर को स्टडी करती है। मतलब क्या कि पूरे इकोनॉमिक के अंदर एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल फर्म, एक मार्केट की स्टडी करेगी, ठीक है। और ये जो दूसरी ब्रांच है कौन सी, मैक्रो इकोनॉमिक, ये बोलती है नहीं, अपन सिंगल लोगों का स्टडी नहीं करेगा, अपने को सब सिंगल लोगों को एक साथ लेके आना है। मैक्रो इकोनॉमी यानी एग्रीगेट, तो ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट है। तो ये किसका स्टडी करेगा, टोटल नेशनल इनकम कितना है देश के अंदर, या फिर टोटल एम्प्लॉयमेंट, या फिर इन्फ्लेशन का स्टडी करेगा। तो ये 2 ब्रांचेस जो निकाली गई है इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए निकाली गई है। अभी निकालने वाला बंदा कौन है, दिमाग को तकलीफ देने वाला बंदा कौन है? यह है रैगनर फ्रिश नाम का नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, ओस्लो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 1933 में। इस बंदे ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे 2 ब्रांच बनाई मेरे भाई, किसके लिए, इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए, ठीक है। अब उसने निकाली, अपने को पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो माइक्रो वर्ड है, ये कहां से आया मालूम है? ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है, और ये ग्रीक वर्ड माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। अभी ये जो दूसरा वर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी कहां से आया मालूम है? ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। तो ये माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों वर्ड ग्रीक वर्ड से आए हैं, माइक्रोस और मैक्रोस। ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है एग्जाम में, याद रख। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, लार्ज, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मैंने तुझे बता दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है, ब्रांचेस है किसके, इकोनॉमिक को स्टडी करने वाले। अब इकोनॉमिक के अंदर किसकी स्टडी की जाती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर की। और इन दोनों ब्रांचेस को किसने निकाला है, रैगनर फ्रिश ने। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है मेरे भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं तुझे फिर से रिवाइज करके, ठीक है। इतना तक समझ में आया? चल अभी हम लोग जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है कि भाई ये माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक की हिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने तेरे सामने रख दिया है हिस्टोरिकल व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इन दोनों में झगड़ा चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया। चलो इस झगड़े को सॉल्व करते हैं अपन। देख भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया मतलब वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऐसा वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है मालूम है क्या? क्योंकि कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बने, जैसे एक क्लासिकल लेजेंडरी इकोनॉमिस्ट बना जिसका नाम था एडम स्मिथ। इसको ना फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन नाम का 1776 में। ये याद रख, ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में। और इस बुक के अंदर ना इसने माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया था, ठीक है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक किस तरीके से इकोनॉमिक के इंडिविजुअल फैक्टर को स्टडी करने के लिए यूज करेंगे, ये बताया था उस बुक के अंदर। उसके बाद डेविड रिकार्डो, जेएस मिल नाम के कुछ क्लासिकल इकोनॉमिक्स होके गए, उन्होंने भी माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया था इकोनॉमिक्स के क्रिटिकल फैक्टर्स को समझने के लिए, ठीक है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक पहले आया, ये पॉइंट है। और फिर यही नहीं, तो माइक्रो इकोनॉमिक पहले क्यों आया? क्योंकि कुछ नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी उसके बारे में बात कर रहे हैं।
कुछ मतलब एक ही बंदा काफी है। कौन? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इस बंदे का नाम याद रख, तुझे हर टाइम ये सताने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक पहले आया मैक्रो इकोनॉमिक से। कैसे? उसने एक बुक लिखा था 1890 में, और इस 1890 में इस बुक का नाम, जो बुक लिखा था उस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक के अंदर ये बंदे ने माइक्रो इकोनॉमिक को बहुत पॉपुलर किया, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया इकोनॉमिक के हर एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझने के लिए। इसलिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 जो तू पढ़ने वाला है, इन सभी के अंदर इस बंदे का नाम आने वाला है, क्योंकि वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच है। ठीक है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक पहले आया। ये कौन बोल रहा है? नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब माइक्रो इकोनॉमिक को और पॉपुलर बनाने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए, अदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे, जिसमें कौन कौन था? प्रोफेसर पिग्यू थे, जे आर हिक्स थे, प्रोफेसर सैमुअलसन था, मिस्टर जॉन रॉबिन्सन थे। तो ये जितने सारे इकोनॉमिस्ट हुए, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक को समझा, माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया इकोनॉमिक के छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए उनका कहना है कि माइक्रो तो बाद में आया है, पहले तो माइक्रो ही आया है। अब माइक्रो चुप बैठने वाला नहीं था। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे माइक्रो इकोनॉमिक पहले आया है, पहले हम लोग आए। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले क्यों आया वो देखा क्या? क्यों मालूम है क्या? जब 1930 की पहले की बात कर रहे हैं क्या? 1930 के पहले क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेमाल किया जाता था 16 और 17 सेंचुरीज में। कुछ इंग्लिश मर्चेंट हुआ करते थे, वो इंग्लैंड के गवर्नमेंट को कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक से पहले आया है। यह हिस्ट्री है। ठीक है, अब 18वीं सेंचुरी में कुछ फ्रेंच थिंकर्स थे। वो फ्रेंच थिंकर्स भी क्या करते थे? मैक्रो इकोनॉमिक का अप्रोच यूज करते थे नेशनल इनकम और वेल्थ जैसे कंसेप्ट को समझने के लिए। इसलिए वो लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स बाद में आया, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। अब टर्निंग पॉइंट कब आया मालूम है? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया? इसको साबित करने के लिए 1930 में एक ग्रेट डिप्रेशन ईयर आया था अमेरिका के अंदर। मतलब अमेरिका मान लो कंगाल हो चुका था, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी थी, इनकम नहीं थी, जॉब नहीं थे, बहुत गरीबी आ चुकी थी। कब? 1930 में। इसलिए इस 1930 के ईयर को द ग्रेट डिप्रेशन ईयर भी बोला जाता है। अब इसको प्रॉब्लम, ये जो ग्रेट डिप्रेशन ईयर है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एक बंदा आया। उस बंदे का नाम था लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स। तो ये जो मेनार्ड केन्स है ना, इसने भी क्या लिखा? बुक लिखा। कौन सा बुक? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कब लिखा? 1936 में। ये ईयर याद कर ले ब्रो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस बंदे ने भी थोड़ा सा इकोनॉमिक की अच्छे से स्टडी की, और उस वक्त भी जब पूरा डिप्रेशन ईयर चालू था, जॉब के प्रॉब्लम थे, इनकम के प्रॉब्लम थे, वेल्थ नहीं बढ़ रही थी, तब उसने भी मैक्रो इकोनॉमी का ही अप्रोच यूज किया इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसलिए उसका कहना क्या है कि माइक्रो बाद में आया, मैक्रो पहले आया। ठीक है, अब कुछ अदर कंट्रीब्यूशन भी किया है, जैसे कि जिसमें मैल्थस है, विक्सेल है, वॉलरस है और फिशर है। ये जितने भी सारे इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बाद में आया है, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स आया। अब कौन बाद में आया, कौन पहले आया, वो मैटर करता नहीं है। दोनों भी आए हैं और दोनों भी क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक के अंदर कुछ इंडिविजुअल यूनिट्स या इंडिविजुअल फैक्टर, जैसे कि कंज्यूमर, प्राइस, इनमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या करता है? इन सभी इंडिविजुअल फैक्टर्स को एक साथ लेके स्टडी करता है। तो इसका मतलब माइक्रो भी पहले था और मैक्रो भी पहले था, लेकिन दोनों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग अप्रोच के साथ दोनों का इस्तेमाल किया है। इसीलिए दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। समझ में आया ब्रो? तो ये जो मैंने तुझे बताई वो हिस्ट्री बताई, किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक की और मैक्रो इकोनॉमिक की। समझ में आया ब्रो? तो देख, हिस्ट्री समझने के बाद ना, अभी ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो मैं तुझे बताने वाला हूं कि भाई स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब बहुत हिस्ट्री में आप चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो तो कि माइक्रो पहले आया, माइक्रो पहले आया, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक अगर पहले आया है तो उसका स्कोप क्या है? स्कोप समझ में आता है ना, कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है वो समझना। तो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर कितनी पावर है, वो कितने अप्रोच को कवर कर रहा है, ये समझना मतलब स्कोप समझना। ठीक है, तो चल ब्रो, अभी हम लोग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है। मेरे भाई, मैंने अभी तेरे सामने रख दिया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
देख, स्कोप का मतलब क्या है कि जैसे अभी तूने कॉमर्स ये करियर चूज किया है ना, कॉमर्स ये फील्ड चूज किया है, तो उस फील्ड के अंदर कितना स्कोप है, मतलब सीए में सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं या फिर अदर कोई चॉइसेस है क्या, यानी कितनी स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक, ये तो क्या है, ब्रांच है इकोनॉमिक की स्टडी करने वाली। तो इस माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कितना बड़ा हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक जब स्टडी करने बैठेगा ना, तो अपने को 3 थ्योरी देगा, जिसमें फर्स्ट जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरी थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये तीसरी है। अब ये जितनी भी थ्योरी बनी है, ये थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक कवर करता है। अब जब मैं पहली थ्योरी की बात करूंगा, जो है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या, कि कोई भी मार्केट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक किसकी स्टडी कर रहा है, देख कौन सा स्कोप कवर कर रहा है, कि अगर कोई भी मार्केट है, उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है। जिस मोबाइल से तू इस वीडियो को देख रहा है, जो भी प्राइस का मोबाइल है, 20,000 30,000 50,000, जो भी प्राइस का मोबाइल है, उस मोबाइल के प्राइस को उस कंपनी ने कैसे डिसाइड किया है, मालूम है क्या तुझे? अगर मालूम रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूं तुझे। देख, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है मार्केट के अंदर, उसकी प्राइस जो डिटरमाइन की जाती है, वो डिटरमाइन की जाती है टोटल उस मार्केट के अंदर कितने कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, यानी डिमांड का फोर्स, और टोटल कितने प्रोड्यूसर है यानी सेलर रेडी है उस पर्टिकुलर प्राइस को पे करने के लिए, मतलब सप्लाई कितना है। प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है, वो कंज्यूमर डिमांड करता है। जिस प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, वो मैच हो गई तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाता है। समझ में आया? तो ये दोनों अप्रोच, यानी डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस, ये दोनों थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कवर करता है। ठीक है, अभी जो सेकंड थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, जिसमें बोला देख रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब जो भी तू फोन यूज कर रहा है, वो प्रोडक्ट है ना, उसकी कुछ तो प्राइस तूने पे की है, बराबर ना। लेकिन जिस कंपनी का फोन है, उस कंपनी ने उसको बनाने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ फैक्टर यूज किए रहेंगे ना, जैसे कि जमीन यानी लैंड, बराबर ना, कुछ कैपिटल लिया रहेगा बैंक से, या फिर लेबर यूज किए रहेंगे, लेबरस यूज किए रहेंगे काम करने के लिए, और खुद का प्रॉफिट भी ऐड किया रहेगा ना। तो ये जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, अब ये लोग फोकट तो काम नहीं करेंगे ना। जैसे जिसकी जमीन है वो रेंट लेगा या लीज लेगा, लीज की अमाउंट लेगा। जो लेबर काम करने आएगा वो लेबर देगा, तो वो उनके रिटर्न में वेजेस मांगेगा कि नहीं कंपनी से। और जिस कंपनी से कैपिटल उठा, जिस बैंक से कैपिटल उठाया है, उस बैंक को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। और बेचारा एंटरप्रेन्योर जो होता है, ये फोर्थ फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा डिमांड करता है प्रॉफिट की, कि भाई मुझे प्रोडक्ट के पीछे कुछ तो प्रॉफिट आए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोडक्ट बनाने वाले फैक्टर है, और इनको जो प्राइस पे की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये इनकी थ्योरी भी माइक्रो इकोनॉमिक कवर करता है मेरे भाई। समझ में आया? अभी हम लोग लास्ट थ्योरी पे आते हैं, जो क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। भाई इकोनॉमिक वेलफेयर, ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा, मतलब सबका भला कब होगा? तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर देश के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इफिशिएंट है सबके लिए, मतलब जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, जो जो प्रोडक्ट के लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको वो सब मिल रहा है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन हो रहा है। यानी हमारी अगर इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन रहेगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल है। अच्छा, सिर्फ प्रोडक्ट बना के मतलब नहीं है, प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन वो प्रोडक्ट जहां पे अलग अलग लोकेशन पे बनता है ना, लेकिन इंडिया तो रिमोट एरिया में भी रहता है, सिटी में रहता है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, विलेजेस में रहता है। सब इंसान को, सब ह्यूमन बींग को जो इंडिया में रहते हैं, उनको वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, यानी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचना चाहिए ना, तभी जाके वो जो प्रोडक्ट बना है उसका कुछ तो मतलब होगा। यानी इफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हो के मतलब नहीं है, इफिशिएंसी इन कंजम्पशन भी होना चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होके सामने वाले कंज्यूमर को अपने रिटेल शॉप पे अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी अचीव हुई है। क्यों? क्योंकि हम लोग इफिशिएंट हो चुके हैं कंजम्पशन में भी। तो मान ले प्रोडक्शन अच्छा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ है, और सभी लोगों को जितने भी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं उनको अपना अपने प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यानी ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशिएंसी अचीव हो चुकी है। इन सभी ऐसे थ्योरी की जो स्टडी करने वाली ब्रांच होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक की ब्रांच है। तो ये तीनों थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप कवर करता है। देखा जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक बहुत एकदम में लिमिटेड स्कोप कवर करता है, और भी कुछ
स्कोप में आता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है। तो माइक्रो इकोनॉमिक का जो स्कोप है वो थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि आगे माइक्रो इकोनॉमिक का भी स्कोप हम लोग को पढ़ना है। तो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप 3 थ्योरी कवर करता है। कौन कौन सी? प्राइसिंग थ्योरी, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी और इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी, ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर। अब इस पूरे वीडियो में मैंने तुझे बता दिया है कि माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, दोनों की हिस्ट्री बताई, और माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है। ये तीनों पॉइंट मैंने कवर करके रखे, ठीक है। अब इसमें से अगर तुझे कुछ डाउट है तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे यशस्वी ट्यूटोरियल नाम का मेरा पेज है, वहाँ तू जाके मुझे फॉलो कर ले, डीएम कर ले। 1-to-1 में तुझे बताऊंगा कि हर एक कंसेप्ट अगर जो समझा नहीं है, वो डाउट रहेगा कुछ भी तो मुझे पूछ, मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये इतना वीडियो देखने के बाद तू अभी भूल मत जा, क्योंकि अभी तो जस्ट हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन ही कवर किए। अभी जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीनिंग तो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक का, स्कोप भी हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक, फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग, स्कोप और फीचर यानी इंपॉर्टेंस, और लास्ट में डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक। तो इतना सारा पढ़ना बाकी है, उसके लिए अलग से वीडियो बना के रखे हैं। आई होप कि तुझे ये सब वीडियो में मैंने जो भी बताया वो समझ में आया रहेगा, और इसके आगे के जितने भी मेरे चैप्टर के वीडियो है उसको जाके तू देख ले। तुझे अगर कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे पूछ ले। अभी इस वीडियो को मैं बंद कर देता हूँ। टाटा बाय बाय।